हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट लगा रहे हैं बिहार एसआई के लिए। तो बिहार एसआई का तीसरा सेट हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन कल हम लोग लगा चुके थे। आज हम लोग जो बाकी है इसका वो हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, कहाँ से बना रहे हैं हम लोग, तो आपका एडिटोरिया जो बुक आता है बिहार दरोगा का जो आया है अभी वॉल्यूम 1, उसका हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपका कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक, 2023 तक, 2026 तक, 2025 तक या 2027 तक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 2026 तक। क्या है कि लोकसभा और विधानसभा के सीटों का निर्धारण जो परिसीमन आयोग करता है उसके द्वारा अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना, कब तक, 2026 तक। ठीक है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ है कि अनुच्छेद 80 और 170(3) की शर्तों के में संशोधन किया गया। ठीक, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा के सीटों की संख्या में 2026 तक कोई भी कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। कब तक, तो 2026 तक। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कौन से संशोधन हुआ था, तो आपका 84 वाला हुआ था। और दूसरा बात याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल काम करेगा। 82 और 170 का तीसरा आर्टिकल आपका काम करेगा, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किनको है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या मंत्रिपरिषद को। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, परामर्श लेने का अधिकार किनका है, तो आपको याद रखना अपना प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। 143 के आर्टिकल के अनुसार से क्या है कि राष्ट्रपति क्या है कि उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष मतलब कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है या विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, गवर्नर मतलब कि राज्यपाल होता है। ठीक, इन्हीं के नाम पे सारा काम किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 154 है, आर्टिकल 154 है, उसके अनुसार से राज्य के कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पे निहित होता है, तो आपका राज्यपाल में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार से स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। कौन, तो राज्यपाल। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है कि सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का, तो वो आपका राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। ठीक, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का नियंत्रण, निर्धनता का घटना और उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है आपका, उपयुक्त में से सभी। आखिर में सतत विकास होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो जरा सोचिए कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयला पेट्रोल उपयोग कर रहे हैं। आपको उस इस तरह से उपयोग करना है कि आगे का जो पीढ़ी आएगा उसके लिए भी बचकर रहे। ठीक है, जो भी हम लोग इन्वायरमेंट का, नेचर का, जो भी प्राकृतिक चीज का उपयोग कर रहे हैं वो क्या हो कि आगे के पीढ़ी के लिए भी हम लोग छोड़ कर जाए, उसी को हम लोग सतत विकास बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट है आपका जैविक विविधता का संरक्षण भी हम लोग को करना चाहिए, प्रदूषण पर नियंत्रण भी और निर्धनता को घटाना भी। तो इस अनुसार से आपका उत्तर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे, हवा के दाब पर, वायुमंडल की नमी पर, मॉइस्चर जो होता है आपका एटमॉस्फेयर उस पे, जल चक्र पे या तापक्रम पे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि वायुमंडल में जितना आपका मॉइस्चर होगा, नमी होगा, उसी पर क्या होता है कि ये निर्भर करता है। वायुमंडल की नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है और सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, बूंदा बूंदी जो भी हो, वर्षा हो, बर्फबारी हो इत्यादि, वायुमंडल के नमी के मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाता है। अगर नमी क्या होगा कि मॉइस्चर, इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, तो जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका वर्षा भी ज्यादा होता है। ऐसे हम लोग देखते हैं जो गर्मी में क्या होता है उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होता है, वो कम होता है। लेकिन आप वर्षा के दिन में, मानसून के दिन में उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, इसलिए उस समय वर्षा भी ज्यादा होता है। ये भी बात आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि नगरीकरण और औद्योगिकरण, ठीक, का हानिकारक क्या है। संतुलन विकास के लिए है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए है, या
इसमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इनमें से सभी। जब भी हम लोग कोई नगर का विकास करते हैं तो क्या करते हैं कि विकास करते समय पेड़ पौधा को काटते हैं, ठीक, छोटा छोटा तालाब होता है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। साथ ही साथ उससे क्या होता है, पर्यावरण पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जैव विविधता पर, जो भी वाइल्ड लाइफ होता है उस पर भी, और जो मछली उछली होता है, जो जलीय जीव होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस अनुसार से क्या उत्तर हो जाता है आपका, इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइलेंट वैली जो है, जिसको हम लोग शांत घाटी भी बोलते हैं, परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश से है, केरल से है, या आपका तमिलनाडु से है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका केरला से है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। इसे शांत घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो आपका शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली में ही स्थित है। ठीक है। वर्तमान समय में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, कौन सा है? ठीक है, गंगा का मैदान है, ट्रांस हिमालय है, पश्चिमी घाट है, या मध्य भारत है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है वहां पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाया जाता है। कारण क्या है कि देखिएगा, इक्वेटर से नजदीक पड़ता है। ठीक है, नीचे इक्वेटर पास हुआ है। यहाँ पर आपका जो ये सब जो क्षेत्र है आपका कौन सा एरिया में आता है? तो वेस्टर्न घाट में आता है। केरला, तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट आता है, गोवा आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटका आता है, साथ ही साथ गुजरात भी आपका आता है। ठीक है, और ये सब जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत तरह का पाया जाता है, बहुत तरह का पेड़ पौधा और जानवर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि इसमें और भी डिटेल्स में देखें तो क्या होता है कि जैव विविधता जिसको हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में नहीं बल्कि उच्च अक्षांश प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में अभी पूछ ले कि हॉटस्पॉट स्थल कितना है, तो आपको याद रखना है कि 4 है। ठीक है, पहला कौन है? तो आपका पूर्वी हिमालय है, फिर कौन सा है? पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, म्यांमार भारत की सीमा है, और सूडालैंड है। ये बात आपको याद रखना है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रेटा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से है, पोलो से है, फुटबॉल से है, वॉलीबॉल से है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका टेबल टेनिस से है। ठीक है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो आपका टेबल टेनिस से है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, या बांग्लादेश? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका म्यांमार। म्यांमार इसका मतलब कि सदस्य देश नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। और ये बना कब था? तो 1985 ईस्वी में, दिसंबर 1985 ईस्वी में क्या हुआ था, सार्क का स्थापना हुआ था। और इसमें कितना देश है? तो कुल 8 देश है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा देश है? तो आपका भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव और अफगानिस्तान है। मतलब कि इसमें म्यांमार नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाता है कि म्यांमार है। इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है, यही पूछा भी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वह रेखा जो धूप के समान अधिक वाले स्थानों को मिलाते हैं या खींचा जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, या आइसोहेलाइन बोलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर क्या आपका होता है कि आइसोहेल बोलते हैं। ठीक है, वह रेखा जो धूप के समान क्या होता है कि अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं वो और खींचा जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो आइसोहेल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य का है? ठीक है, पडवानी, नवरानी, डगला। ठीक है, दूसरा क्या है आपका ऑप्शन? लाहो बांग्ला। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है? छपेली, महाथू, डांगी। और चौथा क्या है आपका? रासलीला, नौटंकी, कजरी। ये तो बांग्ला है, बांग्ला तो होगा नहीं, पहले ए वाला आपको कट जाएगा। रासलीला, नौटंकी, ये तो आपका यूपी का है, तो ये भी आपका कट जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, आपका ए होता है, पडवानी, नवरानी और डांगला। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो ये तो आपका छत्तीसगढ़ का था, और लाहो और बांग्ला कहाँ का है? तो आपका मेघालय का है। ठीक है, छपेली, महाथू, डांगी और डंडा नाच, ये सब कहाँ का है? तो आपका हिमाचल प्रदेश का। रासलीला, नौटंकी और कजरी कहाँ का है? तो आपका उत्तर प्रदेश का है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को, 29 अगस्त को, 21 सितंबर को, या आपका 11 दिसंबर का? तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है कि आपका 6 अप्रैल को यह मनाया जाता है। ठीक है, और भी हम लोग इसमें देख ले तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है 6 अप्रैल वाला। ठीक है,
21 सितंबर को क्या है तो आपका विश्व शांति दिवस है, ठीक। और 11 दिसंबर को क्या है तो विश्व पर्वत दिवस है, ये भी बात आपको याद रखना है, वर्ल्ड माउंटेन डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संगीत नाटक जो अकादमी का मतलब स्थापना कब हुआ था, ठीक। ये पूछ रहा है आपका, तो 1953 में हुआ था, 1954 में हुआ था, 1956 में या 1957 में। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका 1953 ईस्वी में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ तो आपका 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक। साथ ही साथ इसमें और भी याद क्या रखिएगा कि ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ तो 1954 ईस्वी में हुआ था, और साहित्य अकादमी का भी स्थापना 1954 ईस्वी में ही हुआ था। तो यहाँ से तीनों आपको याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी का भी और ललित कला अकादमी का भी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि असम राइफल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली में या शिलोंग में है। तो आप गुवाहाटी, पहले तो आप तो याद रखिएगा कि असम की जब बात हो रहा है तो आपका कोलकाता, साथ ही साथ आपका क्या होता है न्यू दिल्ली तो नहीं होना चाहिए। दूसरा बचता क्या है आपका गुवाहाटी बचता है, शिलोंग बचता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है आपका शिलोंग में है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसका स्थापना कब हुआ था 1835 ईस्वी में असम राइफल का स्थापना हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। शिलोंग का मेघालय में इसका स्थित है, ठीक है, असम राइफल का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ठीक है। आवेश का है, वोल्टेज का है, शक्ति का है या ऊर्जा का है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऊर्जा का तो हम लोग जानते हैं, मतलब एनर्जी का जूल होता है, शक्ति का वाट होता है, ठीक है। ये दोनों तो होगा नहीं, वोल्टेज का भी नहीं होगा। तो आपका बचता क्या है आवेश, आवेश का होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। आवेश जो होता है एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश का इकाई होता है, और आवेश जो है मतलब उसको हम लोग क्यू से जो डिनोट करते हैं, प्रवाह की दर की धारा को कहते हैं, ठीक है। एम्पियर इक्वल टू क्या होता है आपका आवेश बाई सेकंड होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो मतलब कि आवेश इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, तो एम्पियर इनटू क्या हो जाता है आपका सेकंड हो जाता है। यही आपका उत्तर भी था, ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है। तो अमाशय और आते हैं, ठीक है, यकृत और पित्ताशय है, फेफड़ा और यकृत है, या हृदय और मस्तिष्क है। इसका सही उत्तर क्या होता है आपका हार्ट एंड क्या होता है, जो माइंड होता है दिमाग होता है उसमें मस्तिष्क में होता है, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होता है का आविष्कार कौन वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था, थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था, या निकोला टेस्ला के द्वारा, या अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है आपका निकोला टेस्ला के द्वारा इसका खोज किया गया था, ठीक है। चलिए प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का जो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल नियम जो हुआ था, लॉ जो हुआ था, वो किनके द्वारा खोजा गया था, तो न्यूटन के द्वारा खोजा गया था। ग्रामोफोन का किसका खोज किए थे, कौन खोज किए थे, तो थॉमस एडिसन किए थे। अब प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो खोज कौन किए थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किए थे। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, रेसिस्टेंस को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, तो आपका धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, एक चौथाई हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दोगुनी हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। जैसे ही इसको आधा करिएगा रेजिस्टेंस को, तो आपका जो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपका दोगुना हो जाएगा, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, बैगनी का, पीला का, नीला का, या रेड का। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका रेड जो है कम क्या है कि वो विचलन करेगा, कम एंगल बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कितना होता है तो आपका 625 से 740 nm होता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये जो है लाल रंग आपका सबसे कम विचलन करता है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल का उपयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है, या प्रतिबिंब सीधा बनता है, या प्रतिबिंब आपका पोल और फोकस के बीच में निर्मित होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है आपका कि एक गलत खोज कह रहा है,
तो हम लोग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक। ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, ए आपका आंसर क्या है, गलत है। तो इस अनुसार से आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो हाइड्रोमीटर है, पनडुब्बी है, आपका लैक्टोमीटर है और ओडोमीटर है। तो इसका सही उत्तर क्या है, आपका ओडोमीटर है। ये सब तीनों जो चीज है आपका लिक्विड से आप देख रहे हैं कि पनडुब्बी भी है जो पानी में चलता है, लैक्टोमीटर भी, और आपका हाइड्रोमीटर भी। तो इसमें ओडोमीटर जो है आपका कार में, बाइक में लगा रहता है, वो जो होता है ये नहीं है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है कि जैसे कि आपका ये बीकर है और बीकर में पानी है, ठीक है, पानी में आप कोई वस्तु को डालते हैं तो इसमें क्या होगा, वो या तो थोड़ा डूबेगा या तो उसमें पूरा डूब जाएगा। और वो जितना डूबेगा वो क्या करेगा, पानी को डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा। ठीक है, पहला तो ये होता है। और दूसरा क्या होता है कि जो वो जितना ऊपर से उसका वेट लगेगा वहीं उतना ही नीचे से, पानी के नीचे से एक फोर्स लगाएगा, जिसको बॉयंट फोर्स या हम लोग उत्प्लावन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, एक आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार से होता है। साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि आपका पानी है और पानी में कोई बर्फ डालते हैं, बर्फ पिघलने के बाद उसका जो वैल्यू होगा पानी का, बढ़ेगा घटेगा एक समान रहेगा, तो वो एक समान रहता है। इसमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही काम करता है। क्या होता है कि आप जो पहले बर्फ डालते हैं तो जितना पानी डिस्प्लेस होना था, ऊपर उठना था, वो उठ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब बर्फ उसमें पिघलता है तो वो अपना लेवल ही मेंटेन करता है, पहले जितना होना था वो हो चुका है। ठीक, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का मतलब केमिकल जो चेंज होता है का उदाहरण है। तो मक्खन का खट्टा होना है, ठीक है, CO2 से सूखी बर्फ बनता है। ठीक, एक प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम तार का गर्म होना, और या लौह का चुंबकीयकरण। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पहले तो ये बात याद रखना है कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है, पहले ए वस्तु है और बी जब बनता है तो कोई एक नया बन जाए और बी से फिर से ए न बन पाए, तो वो क्या होगा, आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर कोई ए से बी बने, ठीक है, और बी से फिर ए बन जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन मतलब कि फिजिकल चेंज होता है। ठीक, तो रासायनिक चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है कि जो ए से बी बने और फिर बी से ए न बन पाए, तो वो क्या होता है, आपका केमिकल चेंज होता है। तो मक्खन जो खट्टा होता है फिर से वो रिटर्न नहीं हो सकता है जो पहले चीज था। तो इस अनुसार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका मक्खन का खट्टा होना। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, मक्खन का खट्टा होना वे मतलब एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, साथ ही साथ और भी याद क्या करिएगा कि कागज को जलना, कोई भी अगर वस्तु जलता है ना तो वो फिर से रिटर्न नहीं हो सकता है। लोहे में जंग लगना, कोयला का जलना, ये सब जो होता है आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो सोडियम सल्फेट है, ठीक, कपूर है, नेप्थलीन है, या अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सोडियम सल्फेट है। आखिर में उत्पादन होता क्या है कि अगर कोई ठोस है तो वो डायरेक्ट क्या होता है, आपका गैस में चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें कौन कौन सा आता है सब्लिमेशन में, ये भी आप देख लीजिएगा। तो कपूर आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है, नेप्थलीन आता है, ये सब क्या होता है, आपका ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, ठीक, 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता, ठीक, क्या होगा, लास्ट में इसमें कितना संयोजकता होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऑक्टेन पूरा करने के लिए ये कितने इलेक्ट्रॉन को इसको जरूरत पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो 7, 2, 10 या 1। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, ऑक्टेन पूरा करने के मतलब कि इसको एक और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि एक मेटल होता है और एक आपका नॉन मेटल होता है। मेटल किसको कहते हैं, तो जो है अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, त्याग करता है, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आपका ग्रहण करेगा, मतलब कि गेन करेगा, उसको हम लोग नॉन मेटल में रखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका मतलब कि एक नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। ये भी बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं।
तो सबल अम्ल कहते हैं, दुर्लभ अम्ल कहते हैं, या अनॉक्सी अम्ल या तंतु अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या होता है, अनॉक्सी अम्ल बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, तो अनॉक्सी अम्ल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होता है, साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है उपस्थित इसमें नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है। जैसे कि आपका HCl है, HBr है, ठीक है, HCN है, ये सब आपका अनॉक्सी अम्ल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय में कैसा रंग होता है, लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, पीला गुलाबी होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका पीला और गुलाबी होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, या अम्लीय होते हैं, या उभयधर्मी होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका उभयधर्मी होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे डी होना चाहिए, यहाँ पर आपका सी होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या है आंसर इसका, उभयधर्मी है। ये बात आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3 होता है इसका केमिकल फार्मूला, ये भी बात आपको याद रखना है। और ये जो होता है एम्फोटेरिक होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, यह जल में क्या होता है, अम्लीय होता है, मतलब कि ये घुल नहीं सकता है। परंतु क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें ये घुल सकता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेडलिफ ने क्या किया था, किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो कार्बन और हाइड्रोजन पे, कार्बन और सोडियम पे, हाइड्रोजन और सोडियम पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। इसका जो सही उत्तर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, किस पे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। ठीक, सबसे पहले याद रखना है कि कंपाउंड कहते किसको है, एक तो होता है आपका कंपाउंड और एक होता है आपका मिक्सचर। तो कंपाउंड क्या होता है कि जो एक फिक्स रेशियो में किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाते हैं फिक्स रेशियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। लेकिन आप किसी भी वस्तु को बिना किसी रेशियो में मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि कंपाउंड का एग्जांपल देखिएगा तो आपका H2O, यहाँ पर वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। ये एक तरह का पॉइजन होता है, लेकिन ये आप पीने का उपयोग में आता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो CO होता है, और एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में होने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड अगर चला जाए, ठीक है, तो इस समय मृत्यु भी हो सकता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही उत्तर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आपका ब्रोमीन है, या आयोडीन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है आपका फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है, तो आपका फ्लोरीन है, बी ऑप्शन इसका सही है। क्लोरीन नहीं समझिएगा, इसका क्या होता है, फ्लोरीन होता है, जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। आप अगर विद्युत ऋणात्मक का घटते क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा कौन होता है, तो आपका फ्लोरीन होता है, फिर क्या होता है, क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रेफीन क्या है। कार्बन का एक अपरूप है, लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एक संक्रमित घाव है, या आपका सोडियम का अपरूप है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफीन। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, ग्रेफीन कार्बन का एक अपरूप होता है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 2 कार्बन का अपरूप होता है, रवेदार अपरूप, एक तो आपका ग्रेफाइट होता है, एक आपका डायमंड होता है, जिससे क्या होता है कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। इसका मतलब कि एप्लीकेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये भी बात आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूट्रोफिकेशन से किसका न्यूनीकरण होता है। खनिज लवण का होता है, ठीक है, विलीन ऑक्सीजन का होता है, पराश्रयी परजीवों का होता है, या विलीन नाइट्रेट का होता है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका विलीन ऑक्सीजन का होता है। ये बात आपको याद रखना, मतलब कि इसका जो सही उत्तर क्या होगा आपका बी होगा। ठीक है, तो रासायनिक तत्व और विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन के जमाव में कमी होता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन होता क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका ये तालाब है, और तालाब में आपका बाहर से पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, खेत का पानी आ रहा है, तो उससे आपका नाइट्रोजन इसमें आ रहा है, ठीक है, फास्फोरस आ रहा है। ये सब आने से आपका क्या होता है कि उसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाता है, मतलब कि इसमें
जितना भी न्यूट्रिएंट्स था वो मात्रा बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन लेवल इसमें कमने लगता है, उसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा शैवाल हो जाता है, और शैवाल होने से मतलब कि नीचे प्रकाश नहीं पहुंच पाता और ऑक्सीजन कमने लगता है, तो वो जलीय जीव क्या है, धीरे धीरे मरने लगता है, और फिर हम लोग इसको मृत तालाब भी, मृत झील भी घोषित कर देते हैं। यूट्रोफिकेशन के कारण ही ऐसे होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं होता। तो कीटभक्षी पौधा क्या होता है आपका याद रखना है कि जिसको नाइट्रोजन को, जो पौधा नाइट्रोजन को कमी जड़ से अपना पूरा नहीं कर पाता है, वो क्या करता है कि कीट को अपने पत्ते में ट्रैप कर लेता है और फिर उसको क्या कर लेता है, खा लेता है, और उससे अपना नाइट्रोजन का पूर्ति करता है। ठीक, उसको हम लोग कीटभक्षी पौधा बोलते हैं जो कीट को खाता है। ठीक है, क्यों खाता है, तो नाइट्रोजन का कमी होने के कारण। ये भी बात आपको याद रखना है। तो इसमें सही उत्तर क्या है, कौन ऐसा है जो इसमें ऑप्शन कीटभक्षी पौधा का नहीं है। तब प्रोथैलस है, ठीक है, घटपर्णी है आपका, वीनस फ्लाई ट्रैप है, या सन ड्यू है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप का तो नाम सुने होंगे, साथ ही साथ आपका सन ड्यू भी इसमें होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, प्रोथैलस जो है आपका कीटभक्षी पौधा का उदाहरण नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, प्लिनी को, आपका प्लेटो को, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को, या आर्किमिडीज को। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका थियोफ्रेस्टस को। ठीक, ये बात आपको याद रखना है, किसका, तो थियोफ्रेस्टस को, मतलब कि सी। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से क्या होता है कि प्राप्त होता है। तो स्ट्रेटोमाइसिन से, ठीक है, नियोमाइसिन से, आपका पेप्सिलिन से, या एरिथ्रोमाइसिन से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका पेनिसिलिन से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, किससे, तो पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक का क्या होता है, प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, या मैलेक हाइड्राइन। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर का है आपका साइटोकाइनिन जो है आपका पादप पेड़ के हार्मोन कोशिका से विभाजन से क्या होता है कि संबंधित रखता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज कौन किए थे, तो मिलर खोज किए थे, ये भी पूछ सकता, और 1955 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहां कोशिका विभाजन होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो कोशिका का विभाजन से प्रेरित करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का विखंडन है। तो पायरूवेट है, लैक्टिक अम्ल है, एथेनॉल है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, पायरूवेट है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन होता है, और ये जो है ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और ये जल में क्या होता है, घुलनशील भी होता है। इसका अगर रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला देखें तो क्या होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। और ये जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मुख्य रूप से फलों से प्राप्त होता है। याद क्या रखना है कि जो शुगर होता है उसका 2 ग्लूकोज मिलकर एक शुगर का निर्माण होता है। इसलिए बोला जाता है जैसे कि आप 2300 कैलोरी खाते हैं खाना, ठीक है, और 2300 कैलोरी में 1000 कैलोरी ही बर्न करते हैं, और आपका 1300 कैलोरी बच जाता है, और कल भी ये बचता है, तो आपका 1300 मिलके क्या होगा, आपका 1301 क्या होगा, शुगर का निर्माण होगा। और डे बाई डे अगर ऐसे होगा तो आपका डे बाई डे शुगर का भी बढ़ोतरी होते जाएगा, और 30 साल के बाद 40 साल के बाद आप एक क्या होते हैं, शुगर का भी पेशेंट बन जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और भूमिका क्या निभाता है, तो इंसुलिन भी निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक, जिसके कारण से भी और शुगर का मात्रा बढ़ने के भी कारण से भी क्या होता है, आपका शुगर का पेशेंट आप बनने लगते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। तो क्लेडोफोरा है, देवदार है, मार्केशिया, या इनमें से सही। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका मार्केशिया है। ठीक है, मार्केशिया है, ये बात आपको याद रखना है। मॉस है, एंथ्रोसिस है, आपका रिकीसिया है, आपका मैक्रोसिया, आपका ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाला पौधा है। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाता है। तो अधिवृषण है, शुक्रवाहिका है, या मूत्रवाहिनी है, या आपका सवनीय वाहिनी है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका
शुक्र वाहिका है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारी आंखों में लेंस जो लगा होता है उसका काम क्या होता है? तो आंखों को ढकना होता है, मस्तिष्क को छवियों को संदेश देना होता है, आंखों की फोकस दूरी को बदलना होता है, या चोट से आंखों की सुरक्षा करना होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपका आंख का जो फोकस दूरी है उसको चेंज करना होता है, आंख में जो लगा हुआ लेंस होता है जो, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो प्लेटलेट है, प्लाज्मा है, डब्ल्यूसी है, या आरबीसी है? तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी से मतलब कि रेड ब्लड सेल जो होता है आपका बॉडी में जो ऑक्सीजन का परिवहन करने का भूमिका निभाता है। ठीक है, एक तो डब्ल्यूसी होता है, डब्ल्यूसी क्या करता है, तो बाहर से जो भी बीमारी आता है उससे लड़ने का ये काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात, ठीक है, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, या तस्करी से सामान का निर्यात? तो इसका सही उत्तर क्या होता है कि आप सेवाओं का निर्यात करते हैं। ठीक, इंडिया जो है सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर में काम करता है, और सर्विस का सबसे ज्यादा क्या करता है, यहाँ से निर्यात करता है, मतलब कि एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंजीनियर है और साथ ही साथ वर्कर जो है फॉरेन में जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि इंडिया से सर्विस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में घूमने आया है तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है कि इंपोर्ट करता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो इंडिया क्या करता है उस समय, एक्सपोर्ट करता है। जैसे कोई बाहर से आदमी इंडिया में घूमने आया है तो वो यहाँ का सामान को यूज करेगा, खाना खाएगा, होटल में रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ से कुछ खरीद कर ले जाएगा। मतलब कि इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेवलर जब आपका देश में आएगा तो वो एक्सपोर्ट करेगा, और जब हम लोग ट्रेवलर बन के दूसरे देश में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समूह कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था, ग्रामीण साक्षरता विकास किया गया था, ग्रामीण रेलवे किया गया था, या आपका ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक को करना था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। ये जो छठी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब था? 1980 से आपका 1985 तक का एक कार्य था। ठीक, और इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था, शुरू किया गया था। और कब से शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि गांधी जयंती होता है, और उसी के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था 1980 में। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समानता क्या अर्थ होता है? तो लोगों की बड़ी संख्या में बेरोजगारी रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। ठीक है, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक, श्रमिक का सीमांत उत्पादकता क्या होता है, शून्य होता है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, श्रमिक का जो काम करता है उसका सीमांत उत्पादकता क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो इसमें अर्थशास्त्र में छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें एक बात याद रखना कि इनके द्वारा किया गया था, तो जॉन रेवसिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी देखिए, जैसे कि आपका खेत है। ठीक, आपका 1 बीघा खेत है या 1 एकड़ खेत है, और खेत में 2 आदमी से ये पूरा खेत का सारा काम हो जाएगा। लेकिन आपके परिवार में 2 आदमी और है, और इस कारण से वो 2 आदमी को रोजगार नहीं मिलने के कारण ये भी 2 आदमी उसी में काम कर रहा है। और मान लिया जाए कि 1 एकड़ से आपका 100 बोरा आपका आलू या कुछ होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। या 2 आदमी, ये 2 आदमी ही काम करता तब भी 100 बोरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 आदमी भी काम कर रहा है तब भी 100 बोरा ही हुआ। तो ये जो 2 आदमी का आप जो देख रहे हैं, 2 आदमी जो एक काम कर रहा है, ये क्या है, एक छिपी हुई बेरोजगारी है। ये बात आपको याद रखना है। ये जो सबसे ज्यादा होता कहाँ पे है, तो आपका फार्मर में ही, किसान में ही होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि घर का आदमी होता है, सबको लगता है कि घर का आदमी है, चलो ना काम कर लेते हैं। लेकिन एक तरह से वो क्या होता है कि आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी का ये काम करता है। ठीक, उसको कोई और भी काम करता तो उसको पैसा आता, लेकिन वो ना करके उसी में लगा हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में किया गया था, 1951 में, 1956 में, या 1960 में? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है, 1949 में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ये भी बात आपको याद रखना है।